हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एल्गी के अंदर जो यूकेरियोटिक एल्गीज होते हैं उनके अंदर जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं उनका क्या अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है, मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि इस चित्र के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक यूकेरियोटिक कोशिका का अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपको बतलाया जा रहा है। इसमें आप देखेंगे कि सबसे बाहर जो होता है वो सेल वॉल होता है। ये सेल वॉल स्ट्रक्चर है। तो जो सेल वॉल जो है, ये जो सबसे बाहरी लेयर है, ये जो बाहरी लेयर है ये यहाँ पर सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल के भीतर की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिपिड की बायलेयर होती है जो कि आंतरिक एनवायरनमेंट और जो कोशिका का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको बाहर से विभिन्न रखती है। सेल वॉल उसको शेप प्रदान करती है और फिर उसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर साइटोप्लाज्म होगा और साइटोप्लाज्म जो है वो उसके अंदर दूसरे कई सारे सेलुलर कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। सेल के अंदर कई सारे कोशिकाएं मिलेंगे। यूकेरियोटिक सेल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे कई सारे सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं मिलते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर वैक्यूल मिल रहा है, रिक्तिका है। तो ये ज़्यादातर बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और ये जो वैक्यूल है ये अलग अलग प्रकार का होता है। गैस वैक्यूल हो सकता है। ये मोर और लेस, अगर जैसे एक्वेटिक एल्गीज है तो उनके अंदर उनकी जो प्लांक्टन्स जो होते हैं उनको रेगुलेट करता है। वाटर को रेगुलेट करता है। आयंस वर्क का स्टोर हाउस होता है। तो कई सारे इसके इम्पोर्टेंट वाटर रेगुलेशन का मेन वर्क ये करता है। इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। ये देख रहे हैं आप क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल है जो कि फोटोसिंथेसिस में काम करता है। और जैसे कि मैंने पूर्व में बताया था, क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनल है जो साइनोबैक्टीरिया प्रकार के जो जीव हैं उनसे इवॉल्व हुआ है। इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं। वो पिगमेंट्स जैसे क्लोरोफिल है या और कोई दूसरे एसेसरी पिगमेंट्स है, ज़ैंथोफिल है, फाइकोब्लिन्स हैं, उन सब का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण। और इस कारण ये फोटो ऑट्रॉप्स होते हैं। इनके अंदर जो सबसे मुख्य इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनल है, हालांकि तो सभी ऑर्गेनल्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, पर न्यूक्लियस पाया जाता है। जो न्यूक्लियस है वह डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। ये जो डीएनए है ये लीनियर डीएनए होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्लोज डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, सीसीसी डीएनए होता है, जबकि इनका जो डीएनए है वो बिल्कुल लीनियर फॉर्म में होगा। उनके एंड्स आपस में जुड़े हुए नहीं रहेंगे। जैसे ये एक डीएनए है तो इनके दोनों एंड्स जो है ये फ्री रहते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक यूकेरियोटिक सेल के डीएनए का। तो इनके न्यूक्लियस के अंदर लीनियर डीएनए पाया जाता है और इसी न्यूक्लियस से, जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के तहत यहाँ पर न्यूक्लियस से अटैच रहती है एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब ये है कि इन ईआर के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये राइबोसोम्स के हैं और वो राइबोसोम्स होते हैं एटीएस प्रकार के। तो यहाँ पर जो आरएनएज वगैरह आते हैं वह जो उन प्रोटीन्स का निर्माण होता है जो प्रोटीन सेल के बाहर जाके या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहकर कार्य करते हैं। सीक्रेटरी प्रोटीन्स का यहाँ पर निर्माण होता है। राइबोसोम भी दो प्रकार के हो गए यहाँ पे, एक बाउंड राइबोसोम्स और एक होते हैं फ्री राइबोसोम। फ्री राइबोसोम सिंपली साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जबकि जो बाउंड राइबोसोम्स हैं वो इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पाए जाते हैं। जैसे ये यहाँ दे रखा है, ये फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम। तो फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम जो है वो ऐसे प्रोटीन्स का निर्माण करेंगे जो कोशिका के अंदर ही रह के कार्य कर रहे हैं। खास करके चाहे वो न्यूक्लियर प्रोटीन हो, क्लोरोप्लास्ट का प्रोटीन हो, या माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोटीन हो, या वैक्यूल का प्रोटीन हो, या साइटोप्लाज्म का प्रोटीन हो। पर अगर कोई प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रह के कार्य कर रहा है
या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रह के कार्य कर RER में रह के कार्य कर रहा है, नॉट स्मूथ, RER में, या उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर रह के कार्य कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जा रहा है, तो उन सबको हम सिक्रेटरी प्रोटीन कहेंगे और उनका जो सिंथेसिस है बाउंड राइबोसोम्स पर होता है। फिर आप देखेंगे कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसका मुख्य कार्य है ATP का निर्माण, और ATP एनर्जी करेंसी है सेल की, ये सेल को ऊर्जा देती है। हर प्रकार जिस प्रकार का भी हर प्रकार का जो कार्य होता है, एवरी टाइप ऑफ वर्क इज एक्चुअली परफॉर्म बाय एनर्जी, उसकी इट रिक्वायर्स एनर्जी। तो एनर्जी कौन सी होती है? ATP। एंड द सिंथेसिस ATP का निर्माण का होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, और जिसके अंदर इसके अलावा भी कई सारे आप ऑर्गेनल्स आप यहाँ देख सकते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दिस गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज आल्सो पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की न्यूक्लियस से RER के पास, RER से गोल्जी के पास, और गोल्जी से वो जो सिक्रेटरी पाथवे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाता है। तो गोल्जी बॉडी इज़ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, और ये पोलर ऑर्गेनल भी है। इसके सिस फेज भी होता है, ट्रांसफेज भी होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो गए, स्पेरोसोम्स हो गया, लाइसोसोम्स होते हैं। वैसे मोस्टली एनिमल सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं। तो ये इस कई सारे ऑयल बॉडीज़ या स्मॉल पार्टिकल्स भी इसके अंदर होते हैं। तो ये मुख्यतः एक यूकेरियोटिक सेल का सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हैं कि यूकेरियोटिक सेल का जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, उसकी जो कोशिका भित्ति है, उस कोशिका भित्ति में जो मेन घटक है, मुख्य कंपोनेंट है, वो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या था? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होता है, जैसे यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, हेमीसेलुलोज और दूसरे अदर कंपोनेंट्स भी इसमें होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने देखा था। लिपिड की बाइलेयर होती है, 2 लेयर्स होती हैं लिपिड की। जैसे मान लिया कि एक लेयर लिपिड की ये रही और दूसरी लेयर लिपिड की ये रही है, और इसके बीच में ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, ये शुगर से ओलिगोसैकेराइड्स हैं, ये बाहर की तरफ अटैच होती है। मान लिया ये लेयर आउटर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस की तरफ है, और ये जो है ये साइटोप्लाज्म की तरफ है। ठीक है, ये कुल मिला के स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। इसमें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी होते हैं और इंट्रिंसिक प्रोटीन भी होते हैं। ये सेल सिग्नलिंग, सिग्नल परसेप्शन का मेम्ब्रेन का मुख्य कार्य सिग्नल परसेप्शन का भी है। मेम्ब्रेन का मुख्य कार्य मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट भी है, और रेगुलेशन ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। इसमें न्यूक्लियोलस होता है, इसमें और न्यूक्लियर पोर भी होते हैं, न्यूक्लियर क्रोमेटिन्स होते हैं। क्रोमेटिन मतलब DNA प्लस प्रोटीन्स, और प्रोटीन है मुख्यतः यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। और यहाँ का जो DNA है वो एक लीनियर DNA पर होता है। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। इसका जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड होती है और जिसको जो ये इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डेड होती है उसको हम क्रिस्टी कहते हैं। उस पर कई सारे ये F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं, ATP सिंथेसिस। ये F0 F1 पार्टिकल जिनका मुख्य कार्य है ATP सिंथेसिस। ये भी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के हिसाब से ये भी इवॉल्व हुए हैं माइटोकॉन्ड्रियास। क्लोरोप्लास्ट जो कि साइनोबैक्टीरियल ओरिजिन के हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये मेनली फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये इसके बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया। यहाँ पर ये जो ग्रेना होते हैं इंडिविजुअल, ये जो बॉडीज़ दिख रही हैं आपको, ये थाइलोकाइड्स की है, और इनको इंडिविजुअल को हम ग्रेना कहते हैं। और ग्रेना जो है वो थाइलोकाइड्स बनाते हैं, एक के ऊपर एक स्टैक होते हैं। इन्हीं थाइलोकाइड्स के अंदर क्या होते हैं? पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वह फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं। जो एक्वस रीजन है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है,
तो जो लाइट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की वो तो होती है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स में, और जो डार्क रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की वो होती है स्ट्रोमा के अंदर। ये एक और चित्र के माध्यम से ग्रेना, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और थाइलाकोइड्स को दर्शाया गया है। इस तरह से यूकेरियोटिक के अंदर सेल्स के अंदर गोल्जी बॉडीज़ होते हैं। गोल्जी बॉडीज़ के दो अलग फेज़ होते हैं। एक तो होता है ट्रांसफेज, जैसा बनाया सीक्रेटरी प्रोटीन जो बाहर जाते हैं, तो जो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से RER से जो वेसाइकल्स आती है वो हमेशा ट्रांसफेज की ओर आती है। उनमें वो वेसाइकल्स यहाँ फ्यूज होती है और उनमें जो प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशंस भी होते हैं, और फिर वो सिस फेज से निकलती है और आगे की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर या किसी और दूसरी जगह पर मूव करती है। तो गोल्जी एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट भी है। इसके अलावा गोल्जी के कई सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस भी सेल के अंदर हैं। ये पूरा एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बताया गया है किस तरीके से गोल्जी बॉडी जो है वो उनका जो सिस फेज है वहाँ से वेसाइकल्स, सीक्रेटरी वेसाइकल्स जा रही है। ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये प्रोटीन्स हैं। ये मान लिया कि ये सीक्रेटरी वेसाइकल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके फ्यूज़ हो गई और वो प्रोटीन्स जो है सेल के बाहर आ गए। ये असीक्रेटरी प्रोटीन्स है। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है या जिसको हम एक्सोसाइटोसिस भी कहते हैं। इसको एक्सोसाइटोसिस भी कहते हैं। दो प्रकार का होता है, एक रेगुलेटेड और एक कॉन्स्टिट्यूटिव। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है। एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है और वो न्यूक्लियर एनवलप से कनेक्टेड रहती है, और उनके बाहरी सरफेस की ओर राइबोसोम्स होते हैं। ये इस तरह के डॉट लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं ये राइबोसोम्स हैं। ये ATS टाइप के होंगे, और चूँकि इनकी सरफेस पर राइबोसोम्स है इसलिए इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। उनका मुख्य कार्य जो है पर्टिकुलरली वो सीक्रेटरी प्रोटीन्स का निर्माण होता है। ये आप देख रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उनके बाहरी स्ट्रक्चर पर, बाहरी सरफेस पर आपको उसमें दिख रहे होंगे। ये आप देख रहे हैं कि जो RER है ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पूरा जो एक्सोसाइटोसिस है, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो मुख्य कार्य है सीक्रेटरी पाथवे का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसमें न्यूक्लियस से RER से गोल्जी से सेल के बाहर। प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स भी होते हैं। वैक्यूल्स एक स्टोर हाउसेस हैं मिनरल्स का, आयंस का। इसके अलावा ये ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य भी प्लांट्स के अंदर करता है। जो यूकेरियोटिक राइबोसोम्स है वो 80S प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, लार्ज सब यूनिट को 60S कहा जाता है और स्मॉल सब यूनिट को 40S कहा जाता है। ये राइबोसोम्स फ्री भी होते हैं साइटोसोल में या बाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में। कई सारे जो यूनिसेलुलर एल्गीज हैं जो यूकेरियोटिक हैं उनके अंदर फ्लैजेला पाई जाती हैं। ये फ्लैजेला जो है ये उनके लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये फ्लैजेला का एक स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और के बने होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो और जिनके साथ मोटर प्रोटीन्स एसोसिएटेड होते हैं, और ये दोनों मोटर प्रोटीन्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स मिल करके मूवमेंट जब मूव करते हैं, मोशन का काम करते हैं, तो सेलुलर मूवमेंट होता है। तो ये हमने आज कुछ सेल जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं उसका स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया है और क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो है थैलस स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे।